लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने जा रहे हैं, जो कि ये एडिटोरियल द्वारा लाया गया बुक है। इसमें टोटल 20 सेट हैं और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी बेस पे ये बुक निकाला गया है। तो चलिए आज पाँचवा सेट हम डिस्कस करते हैं। पाँचवा सेट का पहला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था, ठीक है ना। अभी बिहार मानवाधिकार के अध्यक्ष जो हैं वो विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। कौन है? विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक संस्था थी, ठीक है ना। अगर ये तो बिहार की मानवाधिकार आयोग हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक संस्था थी, ठीक है ना, जो 12 अक्टूबर 1993 में बना था, ठीक है ना। और ये जो है अभी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ओके। और बिहार मानवाधिकार आयोग के अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष कौन है? ये है विनोद कुमार सिन्हा जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो दो नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अभी बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो आर के महाजन जी हैं। कौन है? आर के महाजन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, अरवल और जहानाबाद आते हैं, ठीक है ना। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, ठीक है, जिसका उल्लेख 165 आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है, ठीक है ना। अभी बिहार के महाधिवक्ता कौन है? ललित किशोर हैं। कौन है? ललित किशोर हैं। बिहार के मानवाधिवक्ता ललित किशोर हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना। और अगर देश का उच्चतम विधि अधिकारी पूछ ले तो देश का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, ठीक है ना, महान्यायवादी, ठीक है ना। इसका उल्लेख, महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो बिहार के अभी तक के कार्यकाल में टोटल 2 राष्ट्रपति हैं जो राज्यपाल भी थे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। पहला जाकिर हुसैन और दूसरा रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना। पहला जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद जी जो राज्यपाल थे और वो जाकर के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। जाकिर हुसैन जी तीसरे राष्ट्रपति बने थे और रामनाथ कोविंद जी ये 14वें राष्ट्रपति बने थे अभी प्रीवियस में, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है ना। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है ना। अगर आपको विधानसभा का सदस्य चुना जाना है जिसको हम एमएलए कहते हैं, ठीक है ना, तो ये 25 वर्ष का एज होना चाहिए। और अगर आप ग्राम प्रधान और मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष का होना चाहिए। और अगर आप राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 वर्ष का होना चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है, ठीक है ना। इसमें से जो सभी, ठीक है ना, शक्तियाँ और कार्य हैं, ये एक से अधिक शक्तियाँ और कार्य राज्यपाल को प्राप्त हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है ना। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फूर। कौन थे? अब्दुल गफ्फूर। आपको बता दें कि अब्दुल गफ्फूर 1973 से लेकर के 1975 में बिहार के 13वें मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन होता है वो किसके नाम से किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के नाम से राज्यों का प्रशासन किया जाता है। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आर्टिकल नंबर 155 में लिखा गया है और राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है ना। यही मुख्यमंत्री के बारे में 164 में, आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, 102। ठीक है ना, 102, आर्टिकल नंबर 102। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू हुआ था। ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन जैसे ये जो है पंचायती राज के लिए, ठीक है ना, पंचायती राज के लिए बताया गया है। और 74वां संविधान संशोधन में इसमें नगर पालिका के लिए बताया गया है। ठीक है ना। तो पंचायती राज कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और बिहार में सॉरी, भारत की जनसंख्या की बिहार में टोटल 8.58% लगभग जनसंख्या बिहार में निवास करती है। ठीक है ना। यहीं भारत की अगर जनसंख्या देख लिया जाए तो पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारत में है। और अगर एरिया में देख लिया जाए भारत पूरे विश्व में तो ये 2.4% एरिया में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यह जिला है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। यहीं किशनगंज है, किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। और रोहतास नीचे का जिला है रोहतास, ये जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है ना। तो गया जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है ना। गया में गर्मी ज़्यादा होती है। यहीं बारिश का देख लिया जाए तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? किशनगंज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना। रेत और कंकड़ युक्त, क्वेश्चन नंबर 15, रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस जिले में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। कहाँ? कैमूर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चंपारण में तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। मुंगेर में धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं। ठीक है ना। और कटिहार में पाया जाएगा खादर मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ठीक है ना। कैमूर में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जैसे आप लोग को बता दें कि बिहार एक आयताकार फॉर्मेट में है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, जिसको कैमूर एरिया बोला जाता है। और ये जो है जो मुंगेर एरिया है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना। और ऊपर आपको मिल जाएगा जो चंपारण का एरिया है, यहाँ पे आपको तराई क्षेत्र का एरिया मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी कुर्सेला, ठीक है ना, कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। कुर्सेला में, यही देखा जाए छपरा में यह घाघरा नदी आकर के मिल जाती है और पहलेजा घाट में ये गंडक नदी आकर के मिल जाती है। 17 नंबर सवाल है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ये है आपका सोन नदी। ठीक है ना। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो पटना में जा कर के मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है ना। 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है ना। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात ये सासाराम, रोहतास के सासाराम में स्थित है। ठीक है ना। यही नवादा में देख लिया जाए, नवादा में काकुला जलप्रपात स्थित है।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन के लिए आप लोग को पता ही होगा, बिहार नंबर 1 पे है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? ठीक है ना। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था? ठीक है ना। तो ये 2008 में किया गया था, ठीक है ना। 3 कृषि रोड मैप पूरा हो चुका है, चौथा कृषि रोड मैप आने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? ठीक है ना। तो जैविक कृषि करने के लिए टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है बिहार में, ठीक है ना। यह 2017 से जैविक कृषि के लिए बिहार में योजना बनाई गई है, ठीक है ना। वह 13 जिले आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 22 नंबर, सॉरी 22 नंबर पे सेवक राम तथा हुलास लाल सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? ठीक है ना। तो ये पटना कला शैली से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा पटना में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल अगर साक्षरता दर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 61.8%, ठीक है ना। अगर यहीं देखा जाए पुरुष साक्षरता तो 71.2% है, महिला साक्षरता 51.5% है, ठीक है ना। और यहीं पूर्णिया का जो पूर्णिया का जो साक्षरता है वो सबसे कम है, 51.08%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा गया, ठीक है ना। गया में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है। 26 नंबर सवाल पे शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, और मृत्यु हुई थी 1708 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डचों ने बिहार में 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री चालू किए थे। 29 नंबर सवाल है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो पटना में जब विद्रोह हुआ था 1857 की, तो डॉक्टर आर लायल जो है ये मारा गया था, ठीक है ना। चलिए पटना में जो है पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना, 1857 में। 30 नंबर सवाल है बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन से देखिए, बहावी आंदोलन से कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो जुड़े हुए थे, ठीक है ना। उसमें से एक थे मौलवी विलायत अली, ठीक है ना। और अगर फेमस पूछा जाए तो अब्दुल वहाब, ठीक है ना, अब्दुल वहाब थे जो बहावी आंदोलन के नेता थे। बहावी आंदोलन 1822 से लेकर के 1868 मतलब लंबा कार्यकाल तक चला था, ठीक ना। 31 नंबर सवाल है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक आपके थे शांति नारायण, ठीक है ना। कौन थे? शांति नारायण। यह 1907 में प्रकाशित किया जाता था। चलिए 32 नंबर सवाल है कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशूलन समिति की एक शाखा कब पारित किए थे, कब स्थापित किए थे, ठीक है ना। तो सत्यनाथ सान्याल अनुशूलन समिति की शाखा पटना में कब किए थे? तो ये 1913 में किए थे, ठीक है ना, 1913 में किए थे। चलिए 33 नंबर सवाल है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था आप लोगों का पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगता हो और मेरी ये जो मेहनत है ये अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना, और सपोर्ट करें। चलिए 34 नंबर सवाल है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था?
तो बिहार में जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में, इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता, तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है ना, तो ये मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने एक सभा में संबोधन में ये बोले थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे जो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ में थे। ठीक है ना, चलिए 37 नंबर सवाल पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में अगर कृषकों का नेतृत्व कौन किया था, तो ये स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, 38 नंबर सवाल है कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है ना, तो सर अली इमाम के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत में पहुंचा था। ठीक है ना, और 3 फरवरी को बिहार में 1928 में पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तैयार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर सवाल पे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो ये थी भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, भगवती देवी पटना में जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस निकाला गया, उसमें भगवती देवी सबसे अग्रसर थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 41 नंबर, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी करने देने का अभियान 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ठीक है ना, ये जो है सबसे पहले बिहार के मुंगेर, भागलपुर और सारण में लागू किया गया था कि कर नहीं दिया जाएगा। ये मई 1930 में चालू किया गया था। 42 नंबर है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है ना, तो पहले मंत्रिमंडल का अगर नेतृत्व देखा जाएगा तो बिहार में मोहम्मद यूनुस जी थे। उनके बाद जो है श्री कृष्ण जी बने थे। ठीक है ना, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व पूछ लेगा तो ये मोहम्मद यूनुस जी हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो ये राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है ना, कौन थे, राजकुमार शुक्ल जी थे। स्वामी सहजानंद ये किसान नेता थे। ठीक है ना, ये चंपारण में 3/20 हिस्से पे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था किसानों को। ठीक है ना, कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कन्नाट वंश का संस्थापक नन्नदेव था। ठीक है ना, जो 1097 ईस्वी में कन्नाट वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह देव था। ठीक है ना, 45 नंबर सवाल पे चलते हैं। 45 नंबर कहता है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित है। ठीक है ना, मगध महाजनपद में बिहार का पटना और गया जिला सम्मिलित है। ठीक है ना, महाजनपद टोटल 16 थे भारत में, जिसमें से 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में थे। ठीक है ना, पहला मगध, दूसरा बज्जी और तीसरा अंग। ठीक है ना, मगध जो है पटना और गया के एरिया में था, और अंग जो है ये भागलपुर के एरिया में था, बज्जी जो है ये दरभंगा और वैशाली के क्षेत्र में था। ठीक है, 46 नंबर सवाल है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी गणराज्य द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, चलिए गुप्त वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 47 नंबर, बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन
हथियार प्राप्त हुए हैं, तो 47 नंबर का हो जाएगा मुंगेर। इससे कहाँ से हुए हैं पूरा पाषाणकालीन हथियार? ये मुंगेर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। 9 पाषाणकालीन सारण चिरांद से हुए हैं, और वैशाली से चेचर से जो है 9 पाषाणकालीन हथियार प्राप्त हुए हैं। ये पूछा जाता है कि चिरांद कहाँ है? ये सारण में है, और वैशाली में क्या है? ये चेचर है, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर सवाल है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजाशत्रु ने कब किया था? ठीक है ना। तो बिंबिसार का जो हत्या किया था उसके पुत्र अजाशत्रु ने, तो ये जो है 493 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है ना। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है ना। उसका पुत्र अजाशत्रु था। अजाशत्रु का पुत्र जो है उदयन था। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंदुसार द्वारा किया गया था। चलिए 49 नंबर सवाल है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? ठीक है ना। तो ये उदयन था जो मगध को सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है ना। ये अजाशत्रु का पुत्र था हर्यक वंश का, ठीक है ना। यही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था कौन? उदयन ने। चलिए 50 नंबर सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है ना। तो इनमें से चरक संहिता का रचना जो है अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। चरक संहिता एक एक चिकित्सक थे चरक, ठीक ना, वो जो है ये लिखे थे। अश्वघोष जो है एक संस्कृत का प्रकांड पंडित थे, ठीक है ना, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। यह बुद्ध चरित्र, सौदयानंद और सूत्र अलंकार ये सब ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये था दोस्तों 50 क्वेश्चन सेट नंबर 5 का, ठीक है ना। आगे का वीडियो आज शाम को आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये लगता हो तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।